हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को कैसे मापते हैं? वजन के लिए किलो, दूरी के लिए किलोमीटर, समय के लिए घंटे। ये सब बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड को या उससे भी आगे जाकर ज्ञान, क्रोध या सुख जैसी भावनाओं को कैसे मापा जा सकता है? क्या चेतना का भी कोई पैमाना हो सकता है? ये सवाल ही दर्शन और विज्ञान के संगम पर खड़ा है। हाँ, आमतौर पर हम मापतौल को सिर्फ भौतिक दुनिया तक ही सीमित रखते हैं। बिल्कुल, उन चीजों तक जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। और आज हम इसी सीमा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जैन करानुयोग में मापन विज्ञान नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं जो जैन दर्शन के अद्भुत ग्रंथ त्रिलोकसार पर आधारित हैं। जी, आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इस प्राचीन दर्शन ने सिर्फ पदार्थ के सबसे छोटे कण या ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को ही नहीं, बल्कि गुणों की तीव्रता तक को मापने के लिए एक हैरान कर देने वाला विस्तृत ढांचा तैयार किया। और ये जानना भी कि आखिर जैन करुणानुयोग में माप तौल को इतना केंद्रीय महत्व क्यों दिया गया है। ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का एक जरिया माना गया है। तो चलिए इस गहरे विषय में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि सही ज्ञान के लिए माप जरूरी है। त्रिलोकसार का यही मूल सिद्धांत है ना? बिल्कुल। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के अनुसार मापन के बिना सही ज्ञान संभव नहीं है। ये एक आधारशिला है। इस दर्शन में मापन को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है लौकिक मान, यानी वर्ल्डली मेजरमेंट। अच्छा, लौकिक यानी जो हमारे आम जीवन, व्यापार और व्यवहार में काम आता है। जैसे स्रोत में जिक्र है, मान यानी वॉल्यूम, उन्मान यानी वेट, गणिमान यानी काउंटिंग। हाँ, ये सब तो आज भी हमारी दुनिया का आधार है। वही तो। सही कहा। ये वो सिस्टम है जो समाज को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन असली रोमांच दूसरी श्रेणी में है, जिसे अलौकिक मान कहते हैं। हाँ, ट्रांसेंडेंटल मेजरमेंट। यही करुणानुयोग का मुख्य विषय है और हमारी आज की चर्चा का केंद्र भी। इसका उपयोग ब्रह्मांड के 4 मूल तत्वों को मापने के लिए किया जाता है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव यानी पदार्थ, स्थान, समय और तीव्रता। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए इन चारों पैमानों पर मापना जरूरी है। ये तो किसी चीज को 3D में नहीं बल्कि 4D में देखने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही जैन विज्ञान का चतुरायामी दृष्टिकोण है। किसी भी वस्तु का पूर्ण वर्णन इन चारों के बिना अधूरा माना जाता है। एक होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन आयामों को समझते हैं। क्षेत्र यानी स्पेस या लंबाई से शुरू करते हैं। इसकी मूल इकाई अंगुल बताई गई है, लेकिन मुझे ये पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक अंगुल भी 3 अलग-अलग तरह का हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक का उद्देश्य और पैमाना बिल्कुल अलग है और यहीं इस सिस्टम की बारीकी नजर आती है। अच्छा। पहला है आत्मा अंगुल। आत्मा अंगुल यानी सेल्फ फिंगर यूनिट। तो ये एक तरह का पर्सनल मेजरमेंट हुआ। जैसे पुराने जमाने में लोग हाथ या कदम से जमीन नापते थे, क्या ये वैसा ही है? बिल्कुल, ये उस समय के मनुष्य की अपनी उंगली की चौड़ाई पर आधारित था। ये रोजमर्रा की अस्थायी चीजों जैसे घड़ा, वस्त्र या बिस्तर को मापने के लिए था। तो मतलब ये ब्रह्मांडीय गणनाओं में इस्तेमाल नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति सापेक्ष है, स्टैंडर्ड नहीं। समझ गया, ये प्रैक्टिकल था। लेकिन अगर किसी को मंदिर या मूर्ति बनानी हो जो सबके लिए एक जैसी हो, तब तो एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी। एकदम सही। और यहीं पर दूसरा प्रकार उत्सिधांगुल काम आता है। उत्सिधांगुल? हाँ, इसे हम स्टैंडर्ड लैबोरेटोरियन यूनिट कह सकते हैं। ये एक स्थिर और निश्चित इकाई है जो किसी व्यक्ति की उंगली पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। इसकी अपनी एक जटिल परिभाषा है जो अनंत परमाणुओं के समूह से शुरू होती है। इसका उपयोग देव, मनुष्य और अन्य जीवों के शरीर की ऊंचाई और उनके आवासों जैसी मानकीकृत चीजों को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास एक पर्सनल यूनिट हो गई और एक स्टैंडर्ड यूनिट। फिर तीसरे प्रमाणांगुल की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत तब पड़ी जब पैमाना बदल गया। जब हमें किसी इंसान के घर को नहीं बल्कि पूरे द्वीप, समुद्र या सुमेरु पर्वत जैसी विशाल अकृत्रिम संरचनाओं को मापना हो। एक प्रमाणांगुल में 500 उत्सेधांगुल होते हैं। 500? वाह!
तो इसका मतलब है कि जब हम जैन भूगोल के नक्शों को देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये पूछना होगा कि भाई साहब यहाँ कौन से वाले अंगुल या योजन का इस्तेमाल हुआ है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर पैमाना ही गलत समझ लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर ये भेद समझ ना आए तो पूरी गणना ही गलत हो जाएगी। अंगुल की तरह योजन भी दो तरह के हैं। अच्छा। एक है सामान्य योजन जो उत्सेधांगुल पर आधारित है और आज के हिसाब से लगभग 8 से 9 मील का होता है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन दूसरा है प्रमाण योजन या महायोजन। ये प्रमाणांगुल पर आधारित है। अब सोचिए, तो ये बहुत बड़ा होगा। एक प्रमाण योजन में 500 सामान्य योजन होते हैं, यानी ये लगभग 4000 से 4500 मील के बराबर है। अरे बाप रे। यहाँ एक मुख्य बात याद रखने वाली है। जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जम्बू द्वीप का व्यास 1 लाख योजन है, तो इसका अर्थ हमेशा प्रमाण योजन से होता है। अगर किसी ने उसे सामान्य योजन समझ लिया तो जम्बू द्वीप का आकार 500 गुना छोटा हो जाएगा। बिल्कुल, पूरा ब्रह्मांड का नक्शा ही गलत हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये वाकई हैरान करने वाला है और ये सटीकता की जरूरत पर जोर देता है। और सटीकता की बात करें तो मुझे लगता है समय से ज्यादा सटीक कुछ नहीं हो सकता। इस सिस्टम में समय को कैसे मापा गया है, खासकर उसकी सबसे छोटी इकाई को? इसकी परिभाषा जितनी सूक्ष्म है उतनी ही वैज्ञानिक भी। काल की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है समय। परिभाषा के अनुसार एक परमाणु यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण जब मंद गति से आकाश के एक प्रदेश यानी स्पेस पॉइंट से अगले प्रदेश तक जाता है तो इसमें लगने वाला वक्त एक समय कहलाता है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक परमाणु को एक स्पेस पॉइंट से दूसरे तक जाने में लगा हुआ वक्त, ये तो लगभग शून्य जैसा ही लगता है। ये शून्य नहीं है, पर उसके बेहद करीब है। अब इससे बड़ी इकाइयों का क्रम देखिए। असंख्य समय मिलकर एक आवली बनती है। और एक आवली कितनी देर की होती होगी? ये अवधि भी इतनी छोटी है कि स्रोत के अनुसार एक पलक झपकने में ही असंख्य आवलियां बीत जाती हैं। एक मिनट, एक पलक झपकने में असंख्य आवलियां, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समय को कितने मोटे तौर पे देखते हैं। हमारे लिए एक सेकंड बहुत छोटा होता है, लेकिन इस दर्शन के हिसाब से उस एक सेकंड में तो एक पूरी दुनिया जी लेती है। बहुत सुंदर अवलोकन है। और इसी गणित को आगे बढ़ाएं तो लगभग 1,67,00,000 आवलियां मिलकर एक मुहूर्त बनाती हैं, जो आज के हिसाब से ठीक 48 मिनट का होता है। एकदम सही। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कल्पना से भी परे एक सूक्ष्म इकाई से शुरू होकर एक व्यवहारिक इकाई तक का सफर तय किया गया है। अच्छा, तो हमने काल की सबसे छोटी इकाई समय को समझने के लिए परमाणु और प्रदेश का जिक्र किया। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। हाँ, चलिए अब इन दोनों की गहराई में उतरते हैं। पदार्थ यानी द्रव्य और आकाश यानी स्पेस, इन्हें कैसे मापा गया? इन्हें भी अपनी मूल इकाइयों से मापा जाता है। द्रव्य यानी मैटर की अंतिम अविभाज्य इकाई परमाणु है। इसका कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता। कोई भाग नहीं? नहीं, ये स्वयं ही आदि, मध्य और अंत है। तो ये आधुनिक विज्ञान के एटम जैसा हुआ, जिसे पहले इंडिविजिबल माना जाता था। कुछ हद तक, लेकिन यहाँ ये वाकई में इंडिविजिबल है। जब 2 या अधिक परमाणु मिलते हैं तो स्कंध बनता है, जिसे हम मॉलिक्यूल जैसा समझ सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी इकाई पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सारे पुद्गल परमाणु मिलकर एक महास्कंध कहलाते हैं। ये द्रव्य की सबसे बड़ी संभव इकाई है। परमाणु से महास्कंध तक, ये तो समझ आया। अब आकाश यानी स्पेस की बात करते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई प्रदेश है, जिसका हमने अभी जिक्र किया। तो प्रदेश वो 3D पिक्सल जैसा हुआ जिसमें एक परमाणु फिट हो सकता है। बहुत अच्छा एनालॉजी है। प्रदेश आकाश का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसे एक परमाणु घेरता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? हाँ, आकाश तो अनंत लगता है। इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? क्या कोई सीमा है? और उसे कैसे मापा गया होगा जब कोई वहां तक जा ही नहीं सकता? इसकी सबसे बड़ी रैखिक इकाई रज्जु है। और इसकी परिभाषा कोई प्रत्यक्ष माप नहीं, बल्कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक वैचारिक प्रयोग। अच्छा, स्रोत में इसकी परिभाषा दी गई है। यदि कोई देव या लोहे का गोला तीव्र गति से 6 महीने तक लगातार नीचे गिरे तो वो जितनी दूरी तय करेगा वो एक रज्जु है। जी। एक मिनट, 6 महीने तक एक लोहे का गोला गिरे, ये तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है। कोई प्रैक्टिकल मेजरमेंट तो नहीं हो सकता? सही पकड़ा। क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक तरीका है बहुत बड़ी दूरी कहने का, या इसके पीछे कोई और गहरा गणित है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
ये काव्यात्मक भी है और गणितीय भी। इसका उद्देश्य एक ऐसी इकाई बनाना था जो ब्रह्मांड के पैमाने को दर्शा सके। कुछ आधुनिक विद्वानों ने इसकी तुलना लगभग 240 मिलियन प्रकाश वर्ष से की है। यह एक अनुमान है, लेकिन इससे हमें इसके विशाल पैमाने का अंदाजा लगता है। और पूरे लोक की ऊंचाई वो इसी इकाई से मापी गई है, 14 रज्जू। 14 रज्जू, ये सोचना ही दिमाग को चकरा देता है। खैर, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। भाव यानी गुणों की तीव्रता का मापन। ये कैसे संभव है? किसी के ज्ञान या क्रोध को नंबर में कैसे मापा जा सकता है? ये तो विज्ञान की सीमा से बाहर की बात लगती है। यहीं पर जैन विज्ञान अद्वितीय हो जाता है। यह शायद इस दर्शन का सबसे अनूठा और क्रांतिकारी पहलू है। सिस्टम वही है, मतलब जैसे पदार्थ की एक सबसे छोटी इकाई परमाणु है, वैसे ही ज्ञान, क्रोध, सुख या वीर्य जैसे अमूर्त गुणों या शक्ति की भी एक सबसे छोटी इकाई परिभाषित की गई है। अच्छा, उसे कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद यानी शक्ति का वह सूक्ष्मतम अंश जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे किसी तस्वीर का एक पिक्सल या ऊर्जा का एक क्वांटम। बिल्कुल सही। यह क्वांटनाइजेशन ऑफ क्वालिटीज का सिद्धांत है। जैसे भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के पैकेट्स या क्वांटा होते हैं, वैसे ही यहाँ गुणों के क्वांटा की बात हो रही है। एक मिनट, इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि एक तरह का ज्ञान दूसरे से बेहतर है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें मान लीजिए 10 लाख यूनिट ऑफ नॉलेज हैं और दूसरे में 50 करोड़। एकदम। ये तो चेतना को गणित बना देने जैसा है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये सिर्फ कम या ज्यादा नहीं बताता, बल्कि सटीक मात्रा बताता है। अविश्वसनीय। ये एक गुणात्मक तुलना नहीं, बल्कि एक मात्रात्मक गणना है। ये तो दिमाग हिला देने वाला विचार है। आज भी मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भावनाओं को मापने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ हजारों साल पहले एक पूरा सिस्टम बना दिया गया। और ये सिर्फ ज्ञान पर ही नहीं, बल्कि कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी नकारात्मक भावनाओं पर भी लागू होता है। तो आज की इस बातचीत का सार निकालें तो हमने देखा कि त्रिलोक सार के अनुसार मापन सिर्फ बाहरी दुनिया को नापने का औजार नहीं है, बल्कि यह यथार्थ ज्ञान का आधार है। हाँ, हमने अलौकिक मान के 4 आयाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को समझा। हमने समय की सबसे छोटी इकाई समय से लेकर ब्रह्मांडीय दूरी की इकाई रज्जु तक का एक अविश्वसनीय सफर तय किया। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कैसे छोटी से छोटी चीजों के लिए अलग माप और विशाल ब्रह्मांड के लिए अलग माप तय किए गए हैं, जो वैज्ञानिक सटीकता की मांग को दर्शाता है। और सबसे बढ़कर भाव का मापन, जो गुणों की तीव्रता को भी संख्याओं में बांधने की कोशिश करता है, जो आज भी एक क्रांतिकारी विचार है। निष्कर्ष यही है कि मापतोल के बिना तत्वों का सही ज्ञान नहीं हो सकता। जहां लौकिक मान हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को सुचारू बनाता है, वहीं अलौकिक मान हमें ब्रह्मांड और आत्मा के विराट स्वरूप को समझने की एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल, जिसमें चेतना के गुणों तक को मापने की क्षमता है। स्रोतों में ज्ञान और कषाय यानी पैशन जैसे गुणों को मापने के लिए अविभाग प्रतिच्छेद जैसी इकाई का वर्णन है। इस पर एक विचार छोड़ते हैं। सोचिए, अगर आज हम इस तरह की सटीक मापन प्रणाली को अपने आंतरिक मन और भावनाओं पर लागू कर पाते, तो व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक समझ और चेतना के बारे में हमारी समझ किस तरह बदल सकती थी।